हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। हमारी प्लेलिस्ट चल रही थी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की, जिसमें मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने उसके बारे में देखा है। थोड़ा सा टाइप्स देखे रहे हैं उसके, ठीक है, टाइप्स देखे हैं, यूज़ देखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं और थोड़ा सा डीप में पढ़ा है। तो वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। आज हम थोड़ा हिस्ट्री की ओर चलेंगे और हम देखेंगे कि टेस्टिंग आया कहाँ से है, कहाँ कहाँ से आके आज तक जो मॉडल टेस्टिंग जो यूज़ हो रही है वहाँ तक कैसे पहुँचा। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ फ्रांसिस गैल्टन। ठीक है, तो आज से हम ये 3-4 सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ये वाला जो है हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स ऑफ मॉडर्न टेस्टिंग, इसमें हम फ्रांसिस गैल्टन पे एक वीडियो बना रहे हैं आज। कल हम बनाएंगे बिनेट पे, अल्फ्रेड बिनेट पे, एंड देन जेम्स मैकिन कैटन पे। ठीक है, उसके बाद हम ग्रुप टेस्टिंग देखेंगे, फिर रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, टेस्ट कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ठीक है, इंडिविजुअल टेस्टिंग, बहुत सारी बातें करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। थोड़ा सा नाम पहले फ्रांसिस गैल्टन के ने इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है, इससे पहले हम इनके थोड़ा सा बारे में जान लेते हैं। तो ये माने जाते हैं फादर ऑफ डिफरेंशियल साइकोलॉजी। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये एक ब्रिटिश पॉलीमैथ थे, यानी कि इनको बहुत सारी भाषाएं आती थी, ये ब्रिटिश थे। एंड इन्होंने ही जो आपने यूजेनिक्स, अगर आई डोंट नो आपने नाम सुना है या नहीं सुना है, लेकिन आज की वीडियो में हम उसको भी कवर करेंगे। अच्छा, इस प्लेलिस्ट में मैंने एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो ओनली ऑन फ्रांसिस गैल्टन पे डाल रखा है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाके देख सकते हैं। थ्योरेटिकल अप्रोचेस के प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ फ्रांसिस गैल्टन के ऊपर बहुत बड़ा और डीप लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज हम सिर्फ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से ही उसी की तरफ ओरिएंटेड रहेंगे इस टॉपिक पे। ठीक है, सो ये एक ब्रिटिश पॉलीमैथ थे। इन्होंने ही इज़ द originator of eugenics movement during the Victorian era. His scientific career was in anthropology, sociology, psychology and statistics. हाँ, ये बहुत बड़े विद्वान हम इनको कह सकते हैं। ये बहुत इंटेलिजेंस है और ये किन किन चीज़ों के लिए नहीं जाने जाते हैं, इसका मतलब ये बहुत सारी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, बिहेवियरल जेनेटिक्स हो गए, मीन्स हो गए, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, आइसोक्रोन मैप, वेदर मैप, एंड और भी बहुत सारे हैं होते हैं, गैल्टन डिस्ट्रीब्यूशन, गैल्टन प्रॉब्लम एंड गैल्टन विशल, ओके, एंटी साइक्लोन के बारे में। तो उन्होंने बहुत सारे रिसर्चेस किए हैं। एंड गैल्टन बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस में ये मानते थे और ये फादर ऑफ डिफरेंशियल साइकोलॉजी भी माने जाते हैं, राइट। तो फ्रांसिस गैल्टन का जो जीवन था, सबसे पहले बात तो बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। ठीक है, 9 भाई बहनों में ये सबसे छोटे थे। ठीक है, ये इंग्लैंड में बिर्मिंघम में ये पैदा हुए थे और इनके जो फादर थे वो बैंकर थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये एक ऐसे प्रिकॉशियस चाइल्ड थे कि ये बहुत जल्दी सीख जाते थे। 12 महीने में इन्होंने ABCD रट लिया था। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स अच्छे से रिकॉग्नाइज करने लग गए थे। 18 महीने में इन्होंने ग्रीक लैंग्वेज सीख ली और इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भी सीख लिया। 2.5 महीने में जब बच्चा बोलना सीखता है, तब इन्होंने अपनी पहली बुक पढ़ डाली, पूरी बुक पढ़ दी थी। जब वो पढ़ना बच्चा सीखता है 2.5 साल में, 5 साल में ये फिलोसफिकल थोड़े से उसमें इंटरेस्ट आ गया था। एंड 16 साल की उम्र तक इन्होंने मेडिकल ट्रेनिंग भी लेना स्टार्ट कर दिया था। तो सीधी सी बात है भाई, इन्होंने इंटेलिजेंस पे काम किया है, यूजेनिक्स पे भी इन्होंने काफ़ी सारा काम किया है, अपने ओपिनियंस दिए हैं, रिसर्च किया है। और इनके कज़न थे एक, जो कि बहुत फेमस है, वो आप कमेंट में बताएंगे, आप सर्च कीजिए और कमेंट में डालिए, वो बहुत फेमस इंसान है। तो आपका समझ में आएगा कि इनकी तो फैमिली में ही इंटेलिजेंस चलती आ रही है। ठीक है, फ्रांसिस गैल्टन वॉज अ पिवटल, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट फिगर थे इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। इनका जो काम था ना, वो एक फाउंडेशन बना गया बाकी लोगों के लिए, जो भी इंटेलिजेंस और इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहे थे। हिज वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर मैनी प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स यूज इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट टुडे। इनको फादर ऑफ साइकोमेट्रिक्स कहा जाता था, राइट, कहा जाता है। गैल्टन इज ऑफन रिगार्डेड एज द father of psychometrics, the field concerned with the theory and techniques of psychological measurement. He was among the first to apply statistical methods to study the human differences and mental abilities. इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की थी, जनरल इंटेलिजेंस की बात की और मेंटल इंटेलिजेंस की बात तो और भी लोग कर रहे थे, और भी रिसर्चर्स, लेकिन ये पहले थे जिन्होंने अपना स्टैटिस्टिकल मेथड इसके ऊपर अप्लाई किया है, इसको समझने के लिए, ठीक है, इसको पढ़ने के लिए।
उन्होंने ना इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने कहा कि हर एक इंसान अलग होता है, ठीक है, उनका इंटेलिजेंस लेवल अलग है, सबके सेंसरी एबिलिटीज़ होते हैं एंड अदर साइकोलॉजिकल ट्रेट्स भी होते हैं, विच वॉज अ मेजर शिफ्ट फ्रॉम द फिलोसफिकल अप्रोच ऑफ दैट टाइम। फ्रांसिस गैल्टन वर्क ऑन मेंटल इनहेरिटेंस एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन कैपेसिटी इफेक्टिवली ब्रॉड द स्पिरिट ऑफ इवोल्यूशन टू बियर ऑन द न्यू साइकोलॉजी। अब इनके काम से पहले 300 साल, इनके जो काम हो रहा था गल्टन से 300 साल पहले, 300 ईयर्स बिफोर गल्टन्स एफर्ट इन दिस एरिया, एक शख्स से HUARTE, इसको आई डोंट नो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इनके नाम बड़े अजीब होते हैं, ठीक है, तो मैं इसको हुआर्ट्स कहती हूँ। तो ह्यूआर्ट्स ने ना एक बुक पब्लिश की थी, द एग्जामिनेशन ऑफ टैलेंटेड इंडिविजुअल्स, जिनसे ये बहुत इंस्पायर्ड हुए थे। तो उन्होंने कहा था कि जो बच्चों को है ना, मतलब इंसान को, जो बच्चे होते हैं उनको बचपन में ही स्टडी कर लेना चाहिए अच्छे से, ताकि हम उनके एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको आगे पढ़ा सकें। हुआर्थ suggested that children must be studied early in the life so that their education could be planned individually in accordance with their ability after a proper assessment. Example लेते हैं, for example, a student with a higher musical aptitude could be provided with the opportunity for study in music and allied sciences, allied field। देखिए, अगर एक इंसान, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई बच्ची है, उसका बचपन से इंटरेस्ट ड्राइंग में है और वो ड्राइंग बहुत अच्छी करती है, तो हमें बचपन से ही उसे फालतू का हमें 12-13 साल या ग्रेजुएशन तक, उसको 15 साल तक पढ़ाना नहीं चाहिए जनरल चीज़ें। उसको हमें और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए और उसको ड्राइंग में सिखाना चाहिए और उसी फील्ड में ले जाना चाहिए, ताकि उसकी इंटेलिजेंस और उसकी एबिलिटी का भरपूर यूज़ हो। इसलिए एक बच्चे को बचपन में ही एक बच्चे की साइकोलॉजी को स्टडी करना चाहिए, उसकी मेंटल एबिलिटीज़ देखनी चाहिए कि किस फील्ड में है। अब इन्होंने ना, देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि फ्रांसिस गैल्टन का कंट्रीब्यूशन बहुत सारा है। इन्होंने फैशन के ऊपर भी बात की है, इन्होंने टेलीटाइप प्रिंटर भी पे भी बात की है, इन्होंने पिकिंग लॉक्स, फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं, ठीक है, वेदर मैक, पेरिस्कोप, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्यूटी। सो ही इन्वेस्टिगेटेड फिंगरप्रिंट्स विच इज़ अडॉप्टेड बाय पुलिस फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। आप आजकल देखते होंगे कि ना फिंगरप्रिंट से हमें चोर का पता चल जाता है, तो वो भाई कहाँ से आई है वो थ्योरी, किन्होंने दी है? हाँ, इन्होंने ही दी है, राइट। इन्होंने अपनी जो बुक्स भी लिखी थी, जैसे अगर मैं बात करूँ, इन्होंने जो पहली बुक लिखी थी, सो हिज फर्स्ट बुक फॉर साइकोलॉजी वाज हेरिडिटरी जीनियस, राइट, इन आई थिंक 1869 में लिखी थी। इट डिमॉन्स्ट्रेट दैट द इंडिविजुअल ग्रेटनेसेस और जीनियस अकर्ड विद इन द फैमिली फार टू ऑफन टू बी एक्सप्लेन सोनली बाई इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। इनका थीसिस का नाम ही था एमिनेंट मैन हैव एमिनेंट सन। इसका मतलब क्या है कि अगर पिता इंटेलिजेंट है ना, तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। ये कहते थे कि अगर बुद्धिमानों की फैमिली चलती आ रही है तो आगे भी बुद्धिमान ही पैदा होंगे उनके बच्चे भी। इनके थीसिस का नाम ही था, जैसे मैंने बताया, एमिनेंट मैन हैव एन एमिनेंट सन, राइट। और जो इनके कज़न थे, मैं उनका नाम अभी भी नहीं बताऊंगी, कमेंट में जाके लिखना, ठीक है, उन्होंने भी इनकी बहुत तारीफ़ की और तारीफ़ करते हुए ये कहा था दैट आई डोंट थिंक आई हैव एवर इन माई लाइफ रेड एनीथिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड ओरिजिनल। ठीक है, ये उनकी कोटिंग थी। कौन थे जाके सर्च करो और नीचे लिखो, मैं बताऊंगी सही है या नहीं है। फिर उन्होंने बात की यूजेनिक्स की, जैसे कि मैंने आपको बताया। यूजेनिक्स में ना इन्होंने बड़ी अजीब सी बात लगती है ये मुझे, लेकिन ठीक है, ओके, हमें क्या, हमको तो पढ़ना है, लिखना है, मार्क्स लाना है। यूजेनिक्स क्या होता है? इन्होंने कहा कि हमें ऐसी स्टडी करनी चाहिए, मतलब ये यूजेनिक्स एक ऐसी टाइप की स्टडी है जिससे दैट हाउ टू अरेंज रिप्रोडक्शन within an human population to increases the occurrence of heritable characteristics regarded as desirable। ठीक है, इसका मतलब, सीधा सा मतलब क्या है, मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक फैमिली के अंदर हम कैसे रिप्रोडक्शन को करें जिससे हमें जो चाहिए, अगर हमें एक म्यूजिकल बच्चा चाहिए तो म्यूजिकल बच्चा ही पैदा हो, राइट। इट्स स्ट्रेंज बट इंटरेस्टिंग ऑल्सो।
ही अप्लाइड स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ हेरिडिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया डैट ही वॉज द फर्स्ट मैन हु अप्लाइड स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, इन्होंने नेचुरल इनहेरिटेंस की भी बात की, जैसे उन्होंने एक और भी बुक लिखी थी लाइक इंग्लिश मैन ऑफ साइंस। तो इन्होंने ना स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत अपना नाम किया है। ठीक है, कैसे नाम किया है भाई, इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का प्रिंसिपल दिया है। ठीक है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन टुवर्ड्स द मीन फर्दर डेवलप्ड बाय हिज स्टूडेंट कार्ल पियर्सन ने आगे काम किया है, सबको पता है राइट। यूज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू डिस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड अदर ह्यूमन ट्रेट्स। फोर्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ मेंटल टेस्ट। वैसे तो ये टर्म इन्होंने किया है, पर आगे काम किया था जेम्स मैकन कैटल ने, जो अगला वीडियो आएगा। He developed some of the earliest mental tests, although they mostly focus sensory and motor skills. क्योंकि इन्होंने सेंसरी, पहली बात तो ये जनरल इंटेलिजेंस में बिलीव करते थे, उन्हीं के ऊपर बात करते थे, स्टडी करते थे, रिसर्च करते थे, एंड सेंसरी एबिलिटीज़। तो इन्होंने ना बहुत पहले ही मेंटल टेस्ट दे दिया था, लेकिन उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें हम देख पाते थे, सेंसरी एंड मोटर स्किल्स, लाइक रिएक्शन टाइम एंड विजुअल एबिलिटी, विच ही बिलीव वर लिंक टू द इंटेलिजेंस। पर हमें जैसा कि पता है कि और भी बाद में बहुत थ्योरीज आई, मल्टीपल इंटेलिजेंस का भी थ्योरी आया, जिसमें पता चला कि भाई इंटेलिजेंस बहुत टाइप की होती है राइट। फिर इन्होंने ना एंथ्रोपोमेटिक लेबोरेटरी स्टैब्लिश की थी, किसमें, लंदन में 1884 में, वेयर ही टेस्टेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू गैदर डाटा ऑन फिजिकल एंड मेंटल एट्रीब्यूट्स, जिसमें वहाँ पे बहुत सारे उन्होंने रिसर्च किया, एंड दिस वाज द अर्ली मॉडल फॉर स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग। यूजेनिक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन यहाँ पे एक बार और रीड कर देते हैं। ऑल्दो कॉन्ट्रोवर्शियल, गाल्टन्स coined the term eugenics and promoted selective breeding based on mental and physical traits. While this aspect of his legacy is ethically problematic, क्योंकि ये बहुत controversial thing है भाई, ठीक है, कि हम वैसे ही ब्रीडिंग करवाएंगे। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मैथमेटिशियन बने, या मैथ्स में अच्छा करे, या फिजिक्स में अच्छा करे, तो मैं उसी टाइप का डिज़ायरेबल रिप्रोडक्शन अरेंज करूँगी मेरी फैमिली में, ताकि वो वैसा ही बच्चा पैदा हो। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल था, अभी प्रॉब्लमेटिक लग रहा है सुनने में, तो उस ज़माने में तो आप सोचिए। अब इनकी लेगेसी की बात करें तो गेल्टन्स वर्क इन्फ्लुएंस लेटर साइकोलॉजिस्ट लाइक अल्फ्रेड Binet and developer of the first practical IQ test, and laid the groundwork and foundation for intelligence testing, personality assessment, and statistical methodology in the psychology. आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ जेम्स मैकन कैटल इन मॉडर्न टेस्टिंग राइट। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, आपको फ्रांसिस गैल्टन के बारे में जान के थोड़ा इंटरेस्ट आया हो, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में आगे मज़ा आ रहा हो। प्लीज़ जाके लाइक कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, एक थम्स अप भी डाल दीजिए, ठीक है। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, बाय।